नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या दिल्ली में ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आतंकवादियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर था। आरोप है कि इन आतंकवादियों ने धमाकों के लिए 2 तारीखें चुनी थी, एक 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की बरसी और दूसरी 25 नवंबर, जब अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम तय है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। और इस साजिश के पीछे शाहीन शाहिद को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, जो मुजम्मिल गनई, डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थी। इसके बाद ही आपको आतंकियों के कमरे से मिली डायरी के बारे में भी बताएंगे, जिसमें कई तरह के कोड वर्ड्स और लोगों के नाम तक लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद तबलीगी जमात की चर्चा क्यों हो रही है। इसकी वजह यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से फरार होने के बाद आतंकी उमर मेवात की एक मस्जिद में गया था। वही डॉक्टर उमर मोहम्मद जिसने कार से अपने आप को ब्लो अप कर लिया, जिसने गाड़ी में धमाका करके इतने लोगों की मौत की, वही उमर मेवात की एक मस्जिद में गया था, जो तबलीगी जमात की मस्जिद मानी जाती है। इसके अलावा लाल किले के पास ब्लास्ट से पहले भी वो फैज़े इलाही मस्जिद में पहुंचा था, जिसमें अधिकतर तबलीगी जमात से जुड़े लोग ठहरते हैं। इसके साथ आज हम ये भी बताएंगे कि देश के मुसलमान इस धमाके को लेकर क्या सोचते हैं। इस ब्लास्ट के बाद तमाम लोग मुसलमानों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि वो भी इन हमलों के पीड़ित हैं और इनका विरोध करते हैं। इसके बाद आपको बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा के बारे में बताएंगे। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है, लेकिन अभी भी शेख हसीना के विरोधी उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें तख्ता पलट के दौरान हुई मौतों का जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, जबकि शेख हसीना के समर्थक इस बात का विरोध कर रहे हैं। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? कल होने वाली मतगणना से पहले मैं बिहार में मनाए गए लिट्टी चोखा फेस्टिवल के बारे में बताऊंगी। बिहार में एक तरफ राजनीतिक दलों और नेताओं के घर मिठाइयां छन रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के लाखों लोगों ने लिट्टी चोखा फेस्टिवल मनाया। आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या जिन डॉक्टर्स ने दिल्ली हमले की साजिश रची, उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर भी था। आरोप है कि जो डॉक्टर्स जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा थे, उन सभी डॉक्टर्स ने आतंकवादी धमाकों के लिए 2 तारीखों को चुना था। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनमें एक तारीख थी 6 दिसंबर, जब साल 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, और दूसरी तारीख थी 25 नवंबर, जब इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भव्य तैयारी हुई है। ये जो मुख्य शिखर आप देख रहे हैं नए राम मंदिर में, उस पर एक विशाल ध्वज का ध्वजारोहण होना है और लंबे वक्त से उसकी तैयारी चल रही है। जब से पहली मंजिल पर, मंदिर के ऊपरी मंजिल पर राम दरबार सज चुका है, उसके बाद से ही ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू हो गई। यह कार्यक्रम इस बात का भी प्रतीक है कि अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य अब पूरे हो चुके हैं और लगभग 500 सालों के वनवास के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर फिर से स्थापित हो चुका है। और सोचिए, इसी दिन आतंकियों ने अयोध्या को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, और यह जानकारी हमें उत्तर प्रदेश एटीएस के सूत्रों से मिली है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि साजिश के पीछे डॉक्टर शाहीन शाहिद को मुख्य साजिशकर्ता आखिर क्यों माना जा रहा है। ये डॉक्टर शाहीन शाहिद वही है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल की बहुत करीबी दोस्त थी, और डॉक्टर शाहीन शाहिद मुख्य साजिशकर्ता अगर कही जा रही है, तो डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ डॉक्टर शाहीन शाहिद भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में, इस तरह से देखिए, 2 महीने पहले लखनऊ आई थी डॉक्टर शाहीन, पढ़ती थी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में, और लखनऊ में संदिग्धों से मुलाकात करती है ये डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल और जो डॉक्टर उमर मोहम्मद उस ब्लास्ट में मारा गया है, उन दोनों के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में थी। एटीएस के सूत्रों का कहना है कि जब डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद दिल्ली में लाल किले के आसपास रेकी करके जा चुके थे, तब
आज से 2 महीने पहले डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद से लखनऊ आई थी। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कुछ संदिग्धों से मुलाकात की थी और बाद में इन सभी संदिग्धों को रेकी के लिए अयोध्या के राम मंदिर भी भेजा गया था। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। किसी भी जगह की रेकी तब होती है जब वहां हमले की पूरी योजना बनाई जा रही हो। संदिग्धों को रेकी के लिए अयोध्या भेजा था। अब कल्पना कीजिए, ये जो पूरा भव्य मंदिर तैयार हुआ है, इसमें ध्वजारोहण की तैयारी है और माना जा रहा है कि इसी के साथ राम मंदिर के निर्माण का पूर्ण हो जाना का प्रतीक ये बनने वाला है। अब अयोध्या की रेकी क्यों? क्या वहां पर अंजाम देना था हमले को? जब वहां हमले की पूरी योजना बनाई जा रही होती है तभी रेकी होती है। इस मामले में भी हो सकता है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पहले फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ विस्फोटक को इकट्ठा किया, बाद में वो लखनऊ आई और यहां से कुछ संदिग्धों को अयोध्या में रेकी के लिए भेज दिया गया, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी पर भी शक है। और माना जा रहा है कि देखिए, डॉक्टर परवेज अंसारी भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। और आज ही पुलिस डॉक्टर परवेज अंसारी को फरीदाबाद लेकर आई है और अब यहां से इस साजिश के सभी तारों को जोड़ने की कोशिश होगी। दोनों भाई बहन है, शाहीन शाहिद और डॉक्टर परवेज अंसारी। यूपी एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस को शक है इस पर, पूरी साजिश में शामिल होने की आशंका है। डॉक्टर परवेज को फरीदाबाद पुलिस लाई है और वहां लाकर पूछताछ हो रही है, साजिश के तार जोड़ने की कोशिश होगी यहां से। अब देखिए, सबसे संदिग्ध बात यह है कि डॉक्टर परवेज अंसारी की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में उसके इलाके के कई लोग अपने घरों और दुकानों पर ताला लगाकर जा चुके हैं, जिससे यहां यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ये लोग डॉक्टर परवेज अंसारी के बारे में कुछ जानते थे या फिर ये सारे लोग जांच की वजह से अपने घरों पर ताला लगाकर चले गए हैं। देखिए, परवेज की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है, इलाके में सन्नाटा है। सामने आप परवेज का घर अगर देखें तो आपको गेट पर यहाँ पर एक ताला नजर आएगा और ताला इसलिए है क्योंकि परवेज की गिरफ्तारी है। इस पूरे घर में रेड हो चुकी है और लोग जो हैं वो भी अपने अपने घरों से यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले लगाकर निकल रहे हैं। भैया हमको कुछ जानकारी है नहीं। आप तो ठीक सामने घर के रहते थे मतलब? हम भाई जो है इस जिसे सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं। अब इसका चक्कर में हमको कुछ नहीं मालूम भाई। इस तरह की तस्वीरें कल से सामने आ रही हैं जहां पर गेटों पर ताले लगे हैं। ये परवेज का घर है। हमने आपको एक सामने का घर दिखाया जहां पर ताला लगा हुआ है। अब आपको हम एक और घर दिखा रहे हैं जो परवेज के घर से एकदम सटा हुआ है। अब इस घर की ओर देखें आप और इस गेट की ओर देखें तो यहाँ भी एक ताला पड़ा हुआ है। ये ताले ये बता रहे हैं कि जो कॉलोनी के लोग हैं वो खौफ ज़दा हैं। वो फिलहाल जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। सोचिए, इतने घरों पर ये ताला लगा होना क्या कोई मामूली बात लगती है या मतलब इस तरह से संयोग बना है? आपको संदिग्ध और अजीब नहीं लगता? और ये लोग आखिर अपने घरों को छोड़कर क्यों गए होंगे? लेकिन यहाँ एक और सवाल यह है कि आतंकियों के जितने भी मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं उनमें बार बार राम मंदिर के निशाने पर होने की बात आखिर क्यों आ रही है? आज जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि इसी साल 3 मार्च को गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने उसी फरीदाबाद से एक संदिग्ध आतंकी को 2 हैंड ग्रेनेड्स के साथ पकड़ा था, जिस फरीदाबाद से ये सारे डॉक्टर्स एक के बाद एक अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार हुए। तब गुजरात एटीएस ने बताया था कि यह संदिग्ध आतंकवादी फैजाबाद से है और ये अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की योजना बना रहा था और इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। इसके अलावा पिछले महीने भी दिल्ली पुलिस ने इस्लामिक स्टेट के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था जो राम मंदिर पर हमले की योजना बना रहे थे। और ऐसा एक नहीं बल्कि कई मामले हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो आपको ऐसे कई टेरर मॉड्यूल्स के बारे में पता चलेगा जिनका मकसद अयोध्या और राम मंदिर को निशाना बनाने का था। और इनमें भी 2 बातें बहुत बड़ी हैं। पहली बात यह कि जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तब भी कई टेरर मॉड्यूल्स राम मंदिर को निशाना बनाना चाहते थे। और अब जब राम मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है और मंदिर के मुख्य शिखर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण होने वाला है, ध्वज फहराया जाएगा, सनातन का ध्वज,
और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत 8,000 अतिथि शामिल होने वाले हैं। तब फिर से इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के लिए उनकी आस्था, उनके विश्वास, उनके देव का केंद्र है, आज उस मंदिर को आतंकियों से सबसे ज्यादा खतरा है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ और एटीएस ने अयोध्या में अपना परमानेंट एक ऑफिस बना लिया है, जबकि एनएसजी के दफ्तर के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी साल 8 एकड़ जमीन दी है एनएसजी के दफ्तर के लिए। और राम मंदिर की सुरक्षा के लिए कई घेरे बनाए जा रहे हैं। आप यहां यह भी जान सकते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर दुनिया के शायद उन गिने चुने मंदिरों में से एक होगा जिसे इतनी सुरक्षा देनी पड़ रही है, जिसके खिलाफ इतनी आतंकी साजिशें रची जा रही हैं, जिसको इतना बड़ा आतंकी खतरा है। इस साजिश के पीछे एक कारण यह भी है कि अयोध्या ऐसा धार्मिक स्थल बन गया है जहां एक साल में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। साल 2024 में 16 करोड़ 44 लाख लोग अयोध्या के राम मंदिर में आए थे, लेकिन इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच 22 करोड़ 41 लाख श्रद्धालु राम मंदिर के प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये वेटिकन सिटी में एक साल में आने वाले लोगों के मुकाबले 22 गुना ज्यादा है। यानी वेटिकन सिटी में जितने लोग एक साल में आते हैं उसको अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से गुना करेंगे, तब आपको मिलेगी वो संख्या जो राम मंदिर आ रही है। जबकि इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल मक्का में आने वाले लोगों के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा है। अब देखिए, बात यही है, अगर आप बड़ी तस्वीर को देखें, इस सब के बीच ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस बार जिस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है वो कोई मामूली टेरर मॉड्यूल नहीं है। आज ही इसे लेकर 5 और नए खुलासे हुए हैं, जिनमें आतंकी डॉक्टर्स की डायरी से लेकर अलग अलग गाड़ियों का राज लगातार गहराता जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जांच एजेंसियों को डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद की डायरी में आखिर क्या मिला है। इसमें सबसे पहले 25 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर फरीदाबाद से हैं। इसके बाद इसमें 8 से 12 नवंबर की तारीख लिखी है और आगे की बातों में से ऐसा लगता है कि दिल्ली में हुए हमले की साजिश पिछले 2 सालों से रची जा रही थी। पुलिस को एक और डायरी फरीदाबाद के उस कमरे से भी मिली है जहां डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने विस्फोटक छिपा कर रखा था और इसी डायरी में कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए थे जो इस साजिश में शामिल लोगों और लोकेशन से जुड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आसफ अली रोड की उस मस्जिद का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद का चेहरा दिख रहा है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह चेहरा दिखाना चाहती हूं। हमें पता चला है कि लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद है वहां पर जाने से पहले देखिए सीसीटीवी में ये जो सीसीटीवी वीडियो है उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद का चेहरा दिख रहा है। पता चला कि लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद पहुंचने से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद आसफ अली रोड की फैज़े इलाही मस्जिद में पहुंचा था। ये वहीं का ग्रैब है, जूम इन कीजिए। तुर्कमान गेट के सामने है और यहां इस सीसीटीवी में डॉक्टर उमर मोहम्मद का चेहरा साफ दिख रहा है। ये देखिए, पॉज कर दीजिए। हमें यह भी पता चला कि डॉक्टर उमर मोहम्मद इस मस्जिद में 10 मिनट तक रुका था, 10 मिनट तक, और हो सकता है यहां उसकी किसी से मुलाकात भी हुई हो। इसमें बड़ी बात यह है कि इस फैज़े इलाही मस्जिद में तबलीगी जमात के लोग ज्यादा रुकते हैं और तबलीगी जमात के एक पक्ष ने इस मस्जिद को अपना केंद्र बनाया है और अब इस पहलू से भी इस मामले की जांच हो रही है। देखिए, खास तौर पर अगर आप देखिए तो मरकज में कई लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, वहां कई कमरे बने हुए हैं, कमरों को खोलकर वहां पर रुकते हैं और उसके बाद से वो आगे के लिए निकल जाते हैं और शायद इसीलिए आना जाना आसान। ये देखिए, साफ चेहरा उसका दिख रहा है और एक बार जो ओरिजिनल फुटेज है वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए जिससे उनको अंदाजा लगेगा, क्योंकि फोटो वो 2 शख्स की हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद उमर, रहने वाला पुलवामा का, पेशे से डॉक्टर, काम करता था अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और पेशा आतंक का था। इस जांच का एक कारण यह भी है कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फरार होने के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद सबसे पहले हरियाणा के नूह यानी मेवात गया था और बाद में वो मेवात से बदरपुर टोल प्लाजा होते हुए फैज़े इलाही मस्जिद गया था। ये देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से शुरू से प्ले कीजिए ताकि हमारे दर्शक देख पाएं और समझ पाएं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से फरार होने के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद सबसे पहले हरियाणा के नूह यानी मेवात में पहुंचता है। ये देखिए, उसका पूरा रूट आपको दिखा रहे हैं।
फरीदाबाद, और फरीदाबाद बाद में पहले हरियाणा के नूह यानी मेवात गया, बाद में वो मेवात से बदरपुर टोल प्लाजा होते हुए फैज़े इलाही मस्जिद आया था, और उसका पूरा रूट आप यहां पर देख सकते हैं। नूह मेवात आता है वो, और उसके बाद से पहले तो वो सीधा फरीदाबाद से निकलता है, यहां पर नूह मेवात आता है, नूह मेवात के बाद आगे बढ़ता है और सीधा होते हुए वो पहुंच जाता है दिल्ली। फरीदाबाद से निकलता है, एक लंबा सा रूट उसने लिया है। यहां पर वो कनॉट प्लेस, तुर्कमान गेट, दरियागंज, लाल किला पार्किंग, सीधा पहुंचता है सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में। तो कुल मिलाकर देखिए रूट उसका फरीदाबाद से शुरू होता है, वो पहुंचता है नीचे फिरोजपुर झिरका, यहां से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे लेकर नूह मेवात पहुंचता है। यहां पे जूम इन कीजिए एक बार, ये उसका रूट है, फरीदाबाद से शुरू होते हुए यहां जाता है, नीचे आता है, उसके बाद से वापस आता है और फिर तय करता है कि उसको दिल्ली ही जाना है। यहां पे देखिए, और यही रात में वो ढाबे पर रात भी गुजार रहा है। ये जूम इन कीजिए, ये वाली जो बात है, ढाबे पर रात गुजारता है नूह मेवात में, और फिर यहां से बढ़ते हुए वो सुबह सुबह बदरपुर बॉर्डर से बदरपुर टोल नाका, ऊपर जाइए, ऊपर जूम इन कीजिए, बदरपुर टोल नाका से क्रॉस करते हुए घुसता है दिल्ली में, और उसके बाद से वो तुर्कमान गेट, कनॉट प्लेस, दरियागंज और फिर पहुंचता है सुनहरी मस्जिद पार्किंग में। तो कुल मिलाकर ये उसका पूरा रूट है जो आपने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख लिया है। अब इन बातों में कॉमन बात क्या है? कॉमन चीज यही है कि मेवात में तबलीगी जमात की स्थापना हुई थी और वहां उसके कई जलसे होते हैं, और दिल्ली की अगर आप देखिए तो दिल्ली की फैज़े इलाही मस्जिद भी तबलीगी जमात ने अपना केंद्र बनाया है, और यहीं पर, हालांकि इन दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, और ये सारी बातें सिर्फ जांच के पहलुओं का हिस्सा है। यहां एक सवाल यह भी है कि इस पूरी साजिश में कई मस्जिदों का जिक्र आ रहा है, जिसे आप इस नक्शे पर अब देख सकते हैं। बहुत सारी मस्जिदें अलग अलग, दिल्ली धमाके की साजिश, कई मस्जिदों का जिक्र, जिसमें नौगाम की मस्जिद, जहां से था ये इमाम इरफान माना जा रहा है मास्टरमाइंड, ये मौलवी जो है इमाम इरफान, क्योंकि इसी के जितने भी अब लोग पकड़े जा रहे हैं इस पूरे केस में, वो सब के सब इसी का नाम ले रहे हैं। और ये कहां का था? ये था नौगाम की मस्जिद का। उसके बाद आइए अगली मस्जिद पर। नौगाम की मस्जिद में इमाम मौलवी इरफान अहमद को इस टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है और इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद है उसके इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए फैज़े इलाही मस्जिद आप देख रहे हैं, डॉक्टर उमर मोहम्मद 10 मिनट जहां पर रुका। फरीदाबाद का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद है उसका इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अरेस्ट हो चुका है। तो 2 मौलवी तो अरेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मॉड्यूल को यह शख्स भी चला रहा था। तीसरी मस्जिद मेवात की है जहां डॉक्टर उमर मोहम्मद ने नमाज अता की, और चौथी ये देखिए नूह की मस्जिद, जूम इन कीजिए, नूह की मस्जिद जहां पर उसने नमाज अता की थी। उसके बाद से आइए सुनहरी मस्जिद पार्किंग, डॉक्टर उमर मोहम्मद ने वहां गाड़ी खड़ी की थी। फैज़े इलाही मस्जिद जहां पर वो 10 मिनट के लिए रुका था, ऊपर वाले हिस्से में आइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन तमाम मस्जिदों की बात हो रही है और ये सब पर चर्चा हो रही है। जांच एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इन आतंकियों ने मस्जिदों की आड़ ली थी और इसके बाद इस पूरी साजिश को वो रचते हुए नजर आ रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि एक सीसीटीवी वीडियो आया है जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके वाले दिन I-20 गाड़ी के साथ कनॉट प्लेस में भी दिखाई दिया है, और कनॉट प्लेस से भारत का संसद भवन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। सोचिए ये डॉक्टर संसद भवन से कितना पास था। ये वीडियो देखिए, आप समझेंगे इससे कि खतरा कितना बड़ा था। लेकिन शायद इन तमाम जगहों पर होकर गुजरता हुआ वो इस बात को समझता है कि कई जगहों पर भीड़ वैसी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अगर आप कनॉट प्लेस में भी गाड़ी को उड़ाएंगे तो गाड़ियां काफी दूर है, और उसने तय किया कि सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका शाम में 6:52 7 बजे के आसपास लाल किले का ही होगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि इन डॉक्टर्स ने विस्फोटक बनाया कैसे, इसमें धमाका कैसे किया, और इसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का रोल आखिर क्या था। तो आज जांच एजेंसियां नूह की उस दुकान पर पहुंच गई जहां से डॉक्टर उमर मोहम्मद ने 2000 किलो NPK फर्टिलाइजर, आम भाषा में जिसको हम खाद कहते हैं, NPK फर्टिलाइजर खरीदा था। इसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर भी कहते हैं, जिसे विस्फोटक बनाने का दावा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर शाहीन शाहिद ने लगभग 20 लाख रुपए जमा किए थे, जिनमें से 3 लाख
रुपए डॉक्टर उमर मोहम्मद को एनपीके फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए दिए गए थे और बाद में आरोप है कि नूह किसी दुकान में डॉक्टर उमर मोहम्मद ने 2000 किलोग्राम एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा और इसी फर्टिलाइजर से विस्फोटक तैयार किया गया। और पता है यह विस्फोटक कहां तैयार हुआ? आरोप है कि इस विस्फोटक का परीक्षण फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल गनई अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में रहता था। इसी कमरा नंबर 13 में सभी आरोपी डॉक्टर्स ने पहले धमाके की योजना बनाई और फिर यह तय हुआ कि यूनिवर्सिटी की लैब में रखे हुए कुछ केमिकल्स को चोरी छिपे पहले डॉक्टर मुजम्मिल गनई के कमरे में लाया जाएगा और बाद में इन्हें यहां से फरीदाबाद के धौज और उस्तगा गांव में पहुंचाया जाएगा, जहां विस्फोटक को आईडी बॉम्ब के रूप में तैयार करना था। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल गनई के कमरा नंबर 13 से कुछ केमिकल्स, पेन ड्राइव और डिजिटल डेटा बरामद किया और अब धीरे धीरे ये कड़ी खुलती जा रही है कि कैसे इन आतंकियों ने विस्फोटक बनाया और ये कई शहरों को एक साथ दहलाने की साजिश रच रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साजिश के लिए कुल 5 गाड़ियों को चुना गया था, जिसका मतलब यह हो सकता है कि 5 गाड़ियों में ये डॉक्टर्स धमाका करने वाले थे और इन सभी गाड़ियों को अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षित तरीके से रखा गया था। इनमें एक लाल गाड़ी को पुलिस ने कल बरामद किया था, जबकि तीसरी गाड़ी को पुलिस ने आज बरामद किया है और ये गाड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद के सिर पर कट्टरपंथ पूरी तरह हावी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि ये डॉक्टर लड़के लड़कियों को अलग अलग बैठने के लिए कहता था और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। देखिए, मुजम्मिल को और डॉक्टर उमर हमारे टीचर, मतलब हमारा बैच है वो सिर्फ एक ऐसा बैच है जो मिक्स होकर बैठते हैं। मतलब हमारे बैच में अच्छा लगता है कोई किसी के साथ बैठना, कोई लेकिन वो अलग बैठ कर देते थे आपके मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, तो मैं तो पुराना हूँ, तो मुझे तो किसी को ही नहीं जानता है। उनसे क्या, मेरे तो किसी से ही नहीं है। वैसे इतना ज़्यादा उन्हें जानते नहीं थे हम लोग, कभी आज देख लिया। सही है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है। यह भी सही है कि इस हमले में अब तक जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो सभी आरोपी एक ही धर्म से हैं और मुसलमान हैं। लेकिन आज हम इस देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आरोपियों के धर्म के आधार पर सभी मुसलमानों को गलत नहीं कहा जा सकता। आप जब देश के आम मुसलमानों से बात करेंगे तो वो आज भी यही कह रहे हैं कि हमला नहीं होना चाहिए था और इन डॉक्टर्स ने अपने देश के साथ गलत किया है। हम चाहते हैं कि आज दिल्ली धमाके पर देश के आम मुसलमानों का पक्ष भी सुना जाए, जो हर भारतीय की तरह इस हमले के खिलाफ खड़े। सुनिए। काम इसके खिलाफ है, जो भी है इसमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई हुआ नहीं हमारे साथ, कभी पहले सुना नहीं, लेकिन जो हुआ है तो इनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको अगर ऐसे जो देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही का काम करते हैं, इनको फांसी दी जाए। इन्होंने पूरे गांव इलाके को बदनाम कर दिया, सारे मेव कौम को बदनाम किया इन्होंने। इस घटना की वजह से कहीं ना कहीं हमारे लिए ये ड्रॉबैक है कि मुस्लिम्स पकड़ाए हैं या उनका नाम आया है। जांच का विषय है, एनआईए जांच कर रही है, एजेंसी जांच कर रही है भारतीय, उसमें तो हम कोई टिप्पणी कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से नुकसान तो जाहिरी तौर पे भी है और बातिनी तौर पे भी, यानी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी हमें नुकसान तो दिख रहा है। दिल्ली में जो घटना हो रही है तो बिल्कुल गलत है। ये कौम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इससे कौम बदनामी हो रही है और पब्लिक परेशान हो रही है। नाम ज़रूर मुसलमान हो सकता है, लेकिन ये इस्लामी काम नहीं हो सकता। इस्लाम इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि आप किसी का बेवजह खून बहाओ, किसी का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाओ। ये इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। कौम पे बदनाम तो होती है, उस पर असर तो पड़ता है। और वो ये काम जो भी करे, चाहे वो मुस्लिम करे या हिंदू करे, काम तो गलत है। कार्रवाई नहीं, इसमें तुरंत डिसीजन लेके और तुरंत उनको फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि हम लोगों के दिल को खुशी मिले। ये आवाज भी सामने आनी चाहिए। ये सारे बयान हमने आपको इसलिए सुनाए ताकि आप ये समझ पाएं कि इस आतंकवादी हमले को लेकर देश के आम मुसलमान क्या सोच रहे हैं और उनकी राय आखिर क्या है। गुत्थी को ब्लैक एंड व्हाइट में सुलझाने की कोशिश करते हैं जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। ये यूनिवर्सिटी अब इसको लेकर बहुत कौतूहल है। इस बात को गले से उतारना मुश्किल है कि इस यूनिवर्सिटी में जैश के डॉक्टर्स का एक टेरर मॉड्यूल चल रहा था। इसकी लैब से केमिकल्स इकट्ठा करके विस्फोटक बनाया जा रहा था। इस यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को और इस बात की कोई जानकारी नहीं थी।
इस बात पर जांच एजेंसी और सरकारों को भी विश्वास नहीं हो रहा और इसीलिए आज से इस यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय किया है कि ईडी इस यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन की जांच करेगा और यह देखा जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के पास कहां से पैसा आया, इसने आगे किसे पैसा भेजा। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को खत्म कर दिया है। तीसरा, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, जो अक्रेडिटेशन काउंसिल है, उसने भी इस यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और यह पूछा है कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। आखिर आंखें इस हद तक बंद कैसे रहीं? असल में इस यूनिवर्सिटी के अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को साल 2013 में इस काउंसिल से ए ग्रेड मिला था, जो 2018 तक ही मान्य था। इसी तरह अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को 2011 में ए ग्रेड मिला था, जो 2016 तक ही मान्य था। लेकिन इसके बावजूद ये यूनिवर्सिटी आज तक छात्रों को धोखा देकर इस ए ग्रेड को इस्तेमाल कर रही थी, जिस पर अब संज्ञान लिया गया है और इस यूनिवर्सिटी से पूछा गया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। यहां आपको इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए, जिनका नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी। आज हम आपको इनके बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि इस यूनिवर्सिटी की भूमिका संदिग्ध क्यों हो सकती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के एक टीचर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने भाई सऊद अहमद के साथ एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था अल फलाह इन्वेस्टमेंट। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कंपनी में अपना पैसा कमाया और निवेश के लिए जवाद अहमद सिद्दीकी की बातों पर भरोसा किया, लेकिन कुछ ही वक्त में इस कंपनी पर ठगी, धोखाधड़ी, पैसा हड़पना, ये सारे आरोप लगने लगे और इसके खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया। साल 2000 में आर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इस कंपनी के खिलाफ दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी और इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने इन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। 3 साल तक ये दोनों भाई जेल में रहे और साल 2004 में इन्हें शर्त पर बरी किया गया कि ये सभी निवेशकों का पैसा वापस लौटा देंगे। एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये तमाम बातें हम जामिया मिलिया इस्लामिया के एक प्रोफेसर के हवाले से बता रहे हैं, जिन्होंने कंडीशन रखी थी अनोनिमिटी की, यानी वो सामने आकर अपना नाम, अपना परिचय नहीं बताना चाहते थे। एक और बात, 2019 में जब जवाद अहमद सिद्दीकी ने मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की, तब हम कम तनख्वाह देने के चक्कर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स की भर्तियां शुरू कर दी और इससे हुआ ये कि इस मेडिकल कॉलेज में कश्मीर के डॉक्टर्स का एक गुट बन गया और वो अपनी तरीके से काम करने लगा। इस मेडिकल कॉलेज का माहौल इस कदर खराब हो गया था कि पढ़ाई के दौरान वहां 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी, क्लास को उसके लिए रोका जाता था, लड़कियों को बुर्का पहनने पर जोर दिया जाता था और जब चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और एक तरह से अपनी सहमति दे दी। इस पृष्ठभूमि से आप ये समझ सकते हैं कि क्यों इस यूनिवर्सिटी की भूमिका संदेह के घेरे में है और अब क्यों इसकी जांच हो रही है। हालांकि यहां हम आपको कुछ और बातें भी बताना चाहते हैं। आज जब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, तब एक तथ्य यह भी है कि इस यूनिवर्सिटी को पहले भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से कई बार मदद मिली। अल्पसंख्यक मंत्रालय से मदद मिली। साल 2016 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस यूनिवर्सिटी को लगभग 10 करोड़ रुपए और 2015 में 6 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। इसी साल जब जनवरी महीने में इस यूनिवर्सिटी की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, तब इसके मुख्य अतिथि हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे और इसकी तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन एक चैरिटेबल ट्रस्ट से होता है, जिसे अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं। इसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने साल 1997 में 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी और तब इसका अस्थायी कैंपस हरियाणा के गुरुग्राम में होता था। बहुत सारे लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि आज ये यूनिवर्सिटी 76 एकड़ जमीन में फैली है और ये जमीन इस यूनिवर्सिटी को सरकारों से कम दाम में मिली है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि इसने 56 एकड़ जमीन साल 1997 में फरीदाबाद के धौज में खरीदी थी और इस जमीन को इसके ट्रस्ट ने खुद लिया था और साल 1998 में पहली बार यहां से शिक्षण संस्थानों की शुरुआत हुई थी। आज साल 2025 में इस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, मेडिकल कॉलेज सब खोल लिया
और इनमें भी इसके मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें हैं। आप जानते हैं कि यहाँ की फीस कितनी है? एमबीबीएस की 5 सालों की फीस है 70 लाख रुपए से ज्यादा। और अभी इतना पैसा खर्च करके जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, उनके प्रोफेसर जैश का टेरर मॉड्यूल चला रहे थे, और इसी वजह से अब इस यूनिवर्सिटी को रडार में लिया गया है। सोचिए, बच्चे तो 70-70 लाख फीस देकर यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर ऐसे ऐसे जो टेरर जैश का टेरर मॉड्यूल चला रहे हैं और खुद सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जहां पे 5-10 लाख फीस दी, बाकी सरकार ने इनकी फीस अता की थी। और एक दिन इनको आतंकी बनना था डॉक्टर की लिबास पहनकर। तो जांच शुरू हो चुकी है यूनिवर्सिटी रडार में। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश में व्हाइट कॉलर टेररिज्म की चर्चा हो रही है। हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं डॉक्टर एक के बाद एक जिनके नाम आ रहे हैं। संगठनों ने पहली बार इस तरह का एक डॉक्टर्स का इकोसिस्टम खड़ा किया है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली बार नहीं है। इससे पहले भी फर्क सिर्फ इतना है, तरीका कुछ और हुआ करता था, आज तरीका कुछ और हो गया है। जैसे साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह ऐलान किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के युवा पाकिस्तान में आकर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए 100 छात्रों को हर साल एक विशेष स्कॉलरशिप दी जाएगी। उस समय इस फैसले को भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए सुधार के साथ देखा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ सालों के बाद इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया। एसआईए, जो कि एनआईए अगर सेंट्रल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो वैसे ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो राज्य में ये काम देखती है, उसने अपनी चार्जशीट में बताया कि जो स्कॉलरशिप 100 से शुरू हुई थी, 100 से, वो बाद में उनकी संख्या 1000 तक पहुंच गई। और पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में कश्मीर के छात्रों को 6% तक आरक्षण मिलने लगा। और इस बात का कश्मीर के अलगाववादियों ने फायदा उठाया। इन अलगाववादियों ने कश्मीर के कई परिवारों को ब्रेन वॉश किया। उन्होंने कहा कि अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो उनके बच्चों को पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा जाएगा। रैकेट देखिए आप। जब कई परिवारों का ब्रेन वॉश हो गया, तब उनके बच्चों को पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। और पता है वहां इन युवाओं के साथ क्या हुआ? जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है कि आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन युवाओं का ब्रेन वॉश करके इन्हीं जिहादी बना दिया और इन्हें कई सालों बाद भारत में घुसपैठ करके हमला करने की जिम्मेदारी दी गई और इन युवा डॉक्टर्स को आतंकवादी बना दिया। और इसके बाद ये सारे डॉक्टर्स घुसपैठ के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए। इसके अलावा इस साल जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, तब इसमें आदिल अहमद नाम का एक आतंकी शामिल था। और ये वही आतंकी है जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में पढ़ाई करने के लिए गया था। कैसे ये रैकेट चल रहा था और वहां पाकिस्तान में पढ़ने भी जाते थे। उस स्कॉलरशिप के बहाने उनके परिवारों को भी कट्टरवादिता की तरफ ले जाया जा रहा था। और ये जो स्टूडेंट्स उस स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान जाकर पढ़ रहे थे, उनका तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि क्या हाल होता था। भारत सरकार इस व्हाइट टेरर मॉड्यूल को बहुत पहले समझ गई और उसने साल 2022 में फैसला लिया कि अगर पाकिस्तान से कोई छात्र मेडिकल की पढ़ाई करके आएगा तो उसकी डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी और पाकिस्तान में डॉक्टर बने युवा भारत में डॉक्टर्स नहीं माने जाएंगे। अब जब भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान के लिए कश्मीर के डॉक्टर्स और पेशेवर युवाओं को आतंकी बनाने की फैक्ट्री बंद हो गई, तो जैसे भारत में डॉक्टर बनने वाले युवाओं को टारगेट किया और फरीदाबाद में डॉक्टर्स का जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, वो इसी का हिस्सा है। इसीलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि हमेशा सतर्क रहिए। ये देखिए कि कौन सा व्यक्ति आपको क्या सिखा रहा है। उन बातों को अपने परिवार के साथ साझा कीजिए, उनसे राय लीजिए और आपको जो राय दी जा रही है वो सही है या वो गलत है, सोच समझकर फैसला लीजिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमेशा जितने भी परिवार के लोग हैं, आप देखिए, क्योंकि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स के जरिए जिस तरह से कट्टर बातें फैलाई जा रही हैं, अगर आपका बच्चा, आपका चाहे वो डॉक्टर बन रहा हो, इंजीनियर बन रहा हो, उसको एक्सपोज हो रहा है, रोकिए इसे। अब वक्त है आज की विजुअल स्टोरीज का। दिल्ली में हुए धमाके के बाद अब चेकिंग और निगरानी पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। सिग्नेचर ब्रिज पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार की डिक्की खुलवाई। इसमें क्या दिखा, देखिए। जिस वक्त देश, खासकर दिल्ली, हाई अलर्ट पर है, हाल ही में पुलिस को एक लाल कार की भी तलाश थी। ऐसे वक्त में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने सिग्नेचर ब्रिज पर एक लाल कार को रोका और चेकिंग शुरू की। इस कार में से एक एक कर सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही डिग्गी खोली गई, पुलिस वाले भी सकते में आ गए, क्योंकि इसकी डिग्गी में एक व्यक्ति मौजूद था। वास्तव में ये लोग एक शादी से लौट रहे थे और जगह कम होने की वजह से एक लड़के को डिग्गी में लिटा दिया। लेकिन पहली नजर में पुलिस को यह सब संदिग्ध लगा।
जैसे ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। कार में मौजूद बाकी लोग उस लड़के को उठाने लगे, जबकि वो कार में ईयरफोन लगाकर आराम से लेटा हुआ था। ये पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसे देखकर लोगों को हंसी भी आ रही है और हैरानी भी हो रही है। बिहार में कल होने वाली काउंटिंग से पहले जो राजनीतिक दल और नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, उनके यहां मिठाइयां छन रही हैं। लेकिन आज हम बिहार से मिठाई नहीं बल्कि लिट्टी चोखा के महाउत्सव की तस्वीरें दिखाएंगे। आज बक्सर में एक विशेष मेले का आयोजन हुआ, जिसमें ऐतिहासिक चरित्र वन में लाखों लोगों ने एक साथ भाग लिया। भगवान श्री राम की वो लिट्टी चोखा का भोग लगा। पंचकोसी यात्रा के बाद लिट्टी चोखा महोत्सव के लिए बक्सर के चरित्र वन में राम रेखा घाट पर लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े और स्नान और पूजा के बाद उपलों की आग पर लिट्टी चोखा बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। किला मैदान से लेकर गंगा घाट तक हर तरफ लिट्टी चोखा बन रहा था। ये महोत्सव बक्सर में धार्मिक आयोजन के साथ सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जहां मंदिरों, मठों से लेकर सरकारी आवासों तक में लोगों ने लिट्टी चोखा बनाया और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। लोगों की मान्यता है कि ताड़का वध के बाद मिथिला जाते वक्त रास्ते में भगवान श्री राम ने बक्सर पहुंचकर लिट्टी चोखा का भोजन किया था और लोग उसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं और भगवान को लिट्टी चोखा का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और अब आइए आपको कर्नाटक में कई हफ्तों से चल रहे किसान आंदोलन की तस्वीरें आज दिखाते हैं, जो अब उग्र हो गया है। कर्नाटक में गन्ना किसान गन्ने का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए अनिश्चितकालीन धरने पर है। अब किसानों का यह आंदोलन कर्नाटक के कई जिलों में फैल गया है। बागलकोट में तो यह आंदोलन हिंसक हो उठा और उन्होंने गन्ने से भरे कई ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज फूंक दिए। कर्नाटक में बागलकोट के किसान भी गन्ने की एफआरपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसान गन्ने का एफआरपी 3,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कर्नाटक सरकार 3,300 रुपए करने का आश्वासन दे चुकी है। मांगे न माने जाने पर गुस्साए किसानों ने गोदावरी शुगर्स फैक्ट्री पर धावा बोल दिया और गन्ने से लदे 100 से ज्यादा ट्रैक्टर्स में आग लगा दी, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर कतार में खड़े ट्रैक्टर्स आग की लपटों में घिर गए। किसानों के उग्र प्रदर्शन के आगे प्रशासन असहाय नजर आ रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और अब आपको मेड इन चाइना पुल की तस्वीरें दिखाते हैं, जो मात्र 2 महीने में ही ढह गया। 758 मीटर लंबा ये होंगकी ब्रिज चाइना के सिचुआन प्रांत में बना था और ये मध्य चीन को तिब्बत से जोड़ने वाले हाईवे का हिस्सा था। लेकिन ये उन लोगों पर एक सवाल है जो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना सोचे उसकी खूब तारीफें करते हैं और कहते हैं कि चाइना ने मात्र कुछ ही दिन में ये बना दिया, वो बना दिया, जबकि असलियत क्या है उस तस्वीर में देखिए। इस ब्रिज का इस तरह गिरना उन लोगों के लिए एक सीख है जो चीन के निर्माण की तारीफ करते नहीं थकते और कहते हैं कि मुश्किल से मुश्किल जगहों पर चीन कुछ ही दिनों में निर्माण कर सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि मेड इन चाइना सामान की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई गारंटी नहीं। मात्र 2 महीने पहले बना ये ब्रिज कुछ ही सेकंड में ढह गया और कई टन कंक्रीट नदी में जा गिरा। हर तरफ हवा में धूल का गुबार भर गया। चीन का कहना है कि दरार आने और जमीन खिसकने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इसके डिजाइन और निर्माण में खराबी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर शादियों की तस्वीर और वीडियो छाए हुए हैं। ऐसे में हम आपको जापान की एक शादी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक लड़की ने एक रियल लड़के से नहीं बल्कि अपने एआई बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। बड़ी बात यह है कि शादी को जापान के साथ रस्मों रिवाज के साथ जापान में पूरा किया गया। इस खबर से आज आपको ये समझ आएगा कि दुनिया कैसे बदल रही है और अब इंसान वर्चुअल पार्टनर, मतलब जो है नहीं पर है, वर्चुअल पार्टनर को भी अपना रहे हैं। ये दुनिया में अपने तरह का पहला मामला है जहां किसी लड़की ने एआई को अपना जीवन साथी बना लिया हो। जापान की इस 32 साल की लड़की ने अपने एआई बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, जिसे चैटजीपीटी की मदद से बनाया गया था। इस तरह की तस्वीरें से पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंसानों की भावनाओं और रिश्तों को बदल रही है। इस महिला का नाम
आखोयामा है, जिसने अपने एआई प्रेमी लून क्लाउस से शादी कर ली। इस दौरान एआई बॉयफ्रेंड के मैसेज लगातार स्क्रीन पर दिख रहे थे। इस शादी में परिवार के लोग भी शामिल हुए। तो आपको बांग्लादेश लेकर चलते हैं, जहां एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का एक केस चल रहा है और इसी वजह से बांग्लादेश में हिंसा फैल गई। शेख हसीना के खिलाफ यह मामला बांग्लादेश के द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में चल रहा है और इस मामले में 17 नवंबर को यानी 4 दिन बाद फैसला आएगा। लेकिन फैसले से पहले ही शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और हसीना के विरोधी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अवामी लीग नहीं चाहता है कि शेख हसीना पर तख्ता पलट के दौरान हुई हत्याओं का दोष मढ़ा जाए। वो इस केस को यूनुस सरकार की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। इसी कार्रवाई को रोकने के लिए अवामी लीग ने ढाका लॉकडाउन नाम से बंद का आह्वान किया। वो अपने विरोधी प्रदर्शन के जरिए कोर्ट की सुनवाई को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन शेख हसीना के विरोधियों ने काउंटर अटैक कर दिया है। ढाका में अवामी लीग के पार्टी दफ्तर को ही उपद्रवियों ने जला दिया। करीब 15 से 20 उपद्रवियों ने अवामी लीग के दफ्तर में मौजूद फर्नीचर को आग लगा दी। अवामी लीग के ढाका लॉकडाउन के खिलाफ खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जबरदस्त तोड़फोड़ की। मानवता के खिलाफ अपराध का यह मामला अगस्त 2024 में हुए तख्ता पलट से जुड़ा है। उस वक्त शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और सभी एक सुर में शेख हसीना को सत्ता से हटाना चाहते थे। इन प्रदर्शनों को खत्म करने के नाम पर भयानक हिंसा भी हुई थी। इस हिंसा में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर छात्र प्रदर्शनकारी थे। इन प्रदर्शनकारियों की मौतें गोली लगने से हुई थी और माना गया कि शेख हसीना के आदेश पर ही गोलियां चलाई गई थी। इसी आधार पर शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का केस चलाया जा रहा है। इस केस में 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें पहली है शेख हसीना, दूसरे हैं उनके तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्मा खान और तीसरे हैं तत्कालीन पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल ममून। तीनों आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग हो रही है। तस्वीर आपके सामने है। शेख हसीना पर मुख्य रूप से 5 आरोप लगाए गए हैं। पहला, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के नरसंहार की साजिश करने का। दूसरा, सेना के हेलीकॉप्टर और ड्रोन से नागरिकों पर फायरिंग करने का। तीसरा, छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने का। और चौथा, हत्याओं के सबूत मिटाने के लिए शवों को जलाने का। पांचवा, सरकार विरोधियों का अपहरण और उनकी के साथ हिंसा। शेख हसीना को गोलियां चलवाने का मास्टरमाइंड कहा गया और यह भी कहा गया कि उन्होंने किसी तानाशाह की तरह प्रदर्शनों को खत्म करने की कोशिश की थी। शेख हसीना ने फिलहाल भारत में शरण ली है। पिछले साल जब प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर धावा बोला था, तब वो अपनी जान बचाकर भारत आई थी। अब उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके खिलाफ ये केस चलाया जा रहा है। द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश का ही एक स्थानीय कोर्ट है, जिसे 1971 के युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए बनाया गया था। लेकिन माना जाता है कि इस ट्राइब्यूनल पर राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है, यानी जिसकी सत्ता रहती है उसी के हक में फैसले आते हैं। इसी वजह से इसका काफी विरोध भी हो रहा है। अवामी लीग का मानना है कि यह कोर्ट शेख हसीना को हर हाल में दोषी बताएगा, क्योंकि मौजूदा यूनुस सरकार और अन्य राजनीतिक पार्टियां यही चाहती है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल बना है, उसकी एक वजह पाकिस्तान भी है। ऐसी कई खुफिया रिपोर्ट्स आती रही हैं जिसमें दावा किया गया कि शेख हसीना के तख्ता पलट में पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल है। यही वजह है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। सोचिए, इसी पाकिस्तान के जुल्म से बांग्लादेश को भारत ने 1971 में आजाद करवाया था, लेकिन आज यही बांग्लादेश पाकिस्तान की कठपुतली बन गया है और पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश को अपने आतंक का नया मोर्चा बता रहे हैं और उनका दावा है कि इसके लिए जो भारत से वो बदला लेकर रहेंगे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन जमीयत उलेमाए इस्लाम का मुखिया मौलाना फजलुर रहमान बांग्लादेश के दौरे पर है। उसने कई एक रैली में, हाल ही में हुई एक रैली में, उसने अहमदिया मुस्लिम्स को गैर मुस्लिम घोषित करने की मांग की। अहमदिया मुस्लिम्स की पूरी हिस्ट्री को आपको समझना होगा। गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद छेड़ने की अपील की। उसका यह दौरा भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम हो गया है। और कोई आपसे जलता है, यह भी तो एक सफलता है। नमस्कार।